हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सदाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10 का मराठी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है शॉल। तो शॉल आप सभी को पता है, हम ठंड के अंदर जब भी विंटर सीज़न आता है तो हम लोग स्वेटर वगैरह निकाल लेते हैं, शॉल वगैरह निकाल लेते हैं। हमारे दादाजी, नाना जी या नानी जी जो है वो ज़्यादातर शॉल का यूज़ करते हैं ठंड के वक्त। तो शॉल के रिलेटेड राघव जादव जो इस चैप्टर के ऑथर है, राइटर है, तो उन्होंने इस शॉल को अलग अलग नज़रिए से उन्होंने बताया है। उनकी मेमोरीज जो है वो उन्होंने यहाँ पे शेयर की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और हमारे लेखक के बारे में कुछ बातें जो है वो हम जानते हैं। तो राघव जादव जी जो है उनका जन्म हुआ 1932 में और उनकी डेथ हुई 2016 में। आइए पढ़ते हैं हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन और हमारे लेखक जो है उनका इंट्रोडक्शन। कवी, समीक्षक, ललित लेखक साहित्याचं जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून त्याची समीक्षा विकसित झाली। व्यापक वाङ्मयीन दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मक ही त्यांची समीक्षेची वैशिष्ट्य आहे। तो हमारे जो लेखक हैं तो बहुत अच्छे कवि भी रह चुके हैं और समीक्षक भी रह चुके हैं और ललित लेखक, बहुत प्यारे लेखक भी रह चुके हैं। और साहित्याची जान आणि बहुआयामी, उन्होंने बहुआयामी का मतलब जो होता है बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो उन्होंने कवर किए हैं। तो बहुत सारी जो रिटन मटेरियल जो है आपको इनके बारे में मिल जाएगी। ओके, जो बहुत ही विकसित झाली आहे, विकसित झाली आहे मतलब बहुत ही फेमस और बहुत ही सक्सेसफुल रह चुकी है। ओके, तो ये उनकी खासियत है। त्यांची विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत। त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचे डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्री मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटक आणि ही समीक्षात्मक पुस्तके, वियोग ब्रहा माव मावळत मावळतीच्या कविता, हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशांची संपादनात्मक सहभागी झाले होते। ओके, तो ये जितने भी टॉपिक्स हम लोग ने पढ़ा है ऊपर, ये सब इन्होंने ही लिखे हैं, राघव जादव जी ने। साहित्य का आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचे डोहे, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्री कविता, साठोत्री मराठी कविता व कवि, तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हम लोग ने देखे इसके अंदर, ये सब हमारे लेखक राघव जादव जी जो है उन्होंने लिखे। और 1970 से लेके 1919 तक के जो विश्वकोश चल रहा था, जैसे इंसाइक्लोपीडिया होता है, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके हिसाब से जो इंसाइक्लोपीडिया जैसी जो मोटी बुक बनती है, बहुत बड़ी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, तो उस वक्त जो हमारे लेखक है राघव जादव, ये भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। ओके, शालीभोवती असलेली लेखनांची आठवणी या पाठातून व्यक्त झालेली आहे। तो शॉल के रिलेटेड इनके जितनी भी मेमोरीज है वो इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। शाल ही प्रतीकात्मक आहे, तो शाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टंट है हमारी लाइफ में। शालीमुळे येणाऱ्या शालीनताचे संदर्भ अंत मूर्ख करणारे आहे। तो शाल की वजह से ही पता चलता है शालीनता। शालीनता मीन्स आदर, डिसेंट पर्सनालिटी, कोई एक अच्छा जो बड़प्पन है वो हमें उस शॉल के ज़रिए पता चलता है। ओके, पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे। वस्तूच्या संदर्भ ते आठवणी मोल महत्त्वाचे आहे। कोणत्याही निर्जीव वस्तू निगडीत असलेली संदर्भ मानवी भावनाने तरल ठेवतात। तो यहाँ पे क्या बताया दोस्तों कि जो शॉल है वो हमारे लाइफ में
बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि किसी के गले में आप शॉल देखोगे तो आपको पता है कि वो बहुत एक रिस्पेक्टेड इंसान है। आई मीन टू से कोई मतलब बड़ा बुज़ुर्ग ही है। और या फिर कोई सा भी प्रोग्राम हो तो आपने देखा होगा, जैसे इन्वायरमेंट डे है, जैसे टीचर्स डे है, जैसे कोई हमारे स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर जितने भी बड़े एक्टर्स या फिर हमारे समाज सेवक आते हैं, तो हम उनका आदर जो है, उनका रिस्पेक्ट जो है वो कैसे करते हैं, उनको शॉल देकर और साथ में नारियल या फिर एक छोटा सा पौधा जो है वो उनके हाथ में देकर हम उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ठीक उसी तरह जितनी भी निर्जीव वस्तु है जिसमें कोई जान नहीं है, तो वो हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हमें वो एक एज अ गिफ्ट मिलती है। ओके। तो उसका जो कनेक्शन है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। जैसे कि आपकी जो टीचर है, उन्होंने आपको कुछ दिया होगा, राइट। आपके बर्थडे के टाइम पे आपके फ्रेंड ने, आपके टीचर ने तो एक पेंसिल भी अगर दिया है, तो आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर क्या बैठा रहेगा, अरे ये पेंसिल तो मेरे टीचर ने दिया है, ये मैं इसको संभाल के रखता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। और आप जब थोड़े बहुत कॉलेज से निकल जाओगे, स्कूल से निकल जाओगे, आपकी शादी वगैरह हो जाएगी, तो आप आपके बच्चों को बताओगे ये पेंसिल मेरे को मेरे टीचर ने दी थी, ये गिफ्ट मेरे को मेरे बहुत ही जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने मुझे दी थी। अभी तो वो मतलब ये स्टेट में है, वो स्टेट में है, फलाना ढिमका। तो आपका जो एक छोटी सी जो पेंसिल है या फिर एक छोटा सा गिफ्ट है, तो उससे आप कितना ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो जाते हो। ओके। तो यही चीज़ इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। औदर्याचे उदाहरण तो मतलब बड़प्पन के रिलेटेड और संवेदनशीलता, तो एक इमोशनल जो टचिंग होता है हमारे जो मतलब गिफ्ट के साथ, जो निर्जीव वस्तु है जिसमें कोई जान नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में फीलिंग्स यहाँ पे बताई गई है। ओके। तो आगे देखते हैं। वस्तूच्या संदर्भातील आठवणीची मोल महत्त्वाचे असते। तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो मेमोरीज़ की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ में अहमियत रखती है। कोणत्याही निर्जीव वस्तू निगडीत असलेली संदर्भ मानवी भावनाने तरल ठेवतात। तो कोई भी जो निर्जीव वस्तु है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इवन एक छोटा सा पत्थर या फिर कोई सी भी एक छोटी सी भेंट हो, कोई गिफ्ट हो, तो उसकी बहुत वैल्यू होती है आपके लाइफ में। उस चीज़ को देख के, एक छोटी सी वॉच देख के आपको याद आएगा, अरे ये तो मेरे दादाजी ने दी थी, ये तो मेरे अंकल ने दी थी। ओके। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये चीज़ बताया गया। वस्तूंशी निगडीत कोणत्याही आठवण असो अथवा प्रसंग त्याचे मानवी संदर्भातील सर्वथाने महत्त्वाचे ठरवतात। ओके, ठरतात। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई सी भी वस्तु हो, उसकी जो मेमोरीज़ है, जो उसका एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ में, वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही मान होता है उसका। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है। ओके। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप उसको उस तरीके से समझोगे तो आपको ये चैप्टर, आपका बोर्ड एग्ज़ाम भले ही हो जाए उसके बाद में भी आपको याद होगा। तो एक जो है उन्होंने एक्सपीरियंस बताया जब वो राइटर के पास जा रहे हैं, और दूसरा एक्सपीरियंस जब वो खुद मतलब बहुत फेमस हो गए और उनके ऑपोजिट में उनके जो फ्रेंड्स है, जो राइटर है, उनके साथ वाला एक्सपीरियंस बताया। और एक लास्ट एक्सपीरियंस बताया है जब वो ओंकेश्वर मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे वो एक जो बूढ़ा होता है भिखारी, उनके साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये सब जगह जब शॉल जो है उसके रिलेटेड उन्होंने मेमोरीज शेयर किए हैं। ओके। तो आइए देखते पढ़ते हैं जब वो राइटर के घर पे जाते हैं तो क्या होता है। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलं होतं। काम झाल्यावर मी निघण्याचे बेतात होतो। तो एक वक्त जब वो पोल देशपांडे इनके घर पे गए थे कोई रीज़न की वजह से, निमित्त आने का मतलब होता है कोई रीज़न की वजह से, कुछ काम था उनको तो उस चीज़ की वजह से वो गए थे।
जैसे ही काम हो गया तो वो घर आने के लिए रिटर्न निकल रहे थे. काम झाल्यावर मी निघायचे बेतात होतो. मतलब बेतात मतलब जैसे निकलने के पहले कैसे खड़े होके रेडी हो जाते जाने के लिए, तो वैसा वो रेडी थे. तेवढ्यात सुनीताबाई मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? तो उनकी जो वाइफ है, आई मीन टू से पूला देशपांडे जिनके घर पे गए थे वो, उनकी वाइफ ने हमारे राइटर को पूछा, राघव जाधव जी को, कि मैं तुमको शॉल दूंगी तो चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटलो. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नहीं. ओके. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि ये जो शॉल है, इतने फेमस राइटर पु ल देशपांडे, तो ये पु ल देशपांडे का चैप्टर आगे है उपास, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि वो कितने फेमस राइटर है और वो कितने अच्छे राइटर है. तो उनके वो राइटर के घर पे ये जब गए थे, तो जब काम हो गया वो निकल रहे थे, तो उनकी वाइफ ने उनको पूछा, तो वो एक सेकंड भी नहीं लगा उनको सोचने के लिए और उन्होंने हाँ बोल दिया. क्यों? क्योंकि इतना बड़ा राइटर और उतने बड़े राइटर की वाइफ अगर मुझे शॉल दे रही है तो मेरे लिए कितना प्राउड मोमेंट है. तो उन्होंने ये सोचा और उस हिसाब से उन्होंने बोला कि मुझे हाँ दे दो बाबा दे दो, ऐसा करके उन्होंने ले लिया शॉल. और वो शॉल सीधा लेके आके उन्होंने सूटकेस के अंदर एकदम संभाल कर रखा और उन्होंने यूज़ ही नहीं किया. अब कब तक के यूज़ नहीं किया वो देखिए. ओके. सो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. पुढे वाईला विश्वकोशाचे अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठाच्या प्राग्य पाठशाळ्याचे खोलीत मी राहत असे. खोलीच्या दक्षिणकडील खिडकी कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहर होत्या. तो एक वक्त था जब हमारे राइटर जो है वो विश्वकोश मतलब इंसाइक्लोपीडिया जैसी एक बुक थी, वहाँ के वो अध्यक्ष थे. उस चीज़ के रिलेटेड वो गाइड करते थे सबको, तो वो वहाँ गए थे. वहाँ पे वो अध्यक्ष बन के गए थे, एक हेड पर्सन, एक चीफ गेस्ट की तरह वो वहाँ पे गए थे. ओके. विश्वकोश के एक इवेंट में. वाईला मतलब एक प्लेस है. ओके. तो तिथे नदी काट्याच्या मतलब नदी का जो किनारा होता है, तो उसी के किनारे में मतलब एक पाठशाला थी जहाँ पे उनको खोली दी गई थी रहने के लिए. तो उस खोली की जो खिड़की थी वो उसका जो डायरेक्शन था वो दक्षिण कड़े, मतलब साउथ की साइड. ओके. साउथ की साइड ऐसा. और वो कृष्णा नदी जो है वो बह रही है, उसका ऐसा वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी. तो मतलब कितना अच्छा नज़रिया था देखो वहाँ पे, मतलब कितना अच्छा नज़ारा था वो बताया गया है यहाँ पे. ओके. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खाली घाटाच्या ओके खिडकी खाली घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मुले एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. ओके. तो यहाँ पे क्या बताया दोस्तों कि जहाँ पे वो खोली मिली थी उनको, आई मीन टू से वहाँ पे रहने के लिए उनको दिया गया था वो खोली. तो वो खोली से जो सामने नदी दिख रही थी, वो नदी के किनारे एक औरत बैठी थी, एक छोटे से बच्चे को लेके. एक टोकरी के अंदर उसने अपने बच्चे को रखा था, थोड़ी सी दूरी पे, कुछ ऊपरी हिस्से पे नदी के. और वो मच्छी पकड़ रही थी वो औरत. तिचे बाळ कडकड्याची थंडीत कुडकुडत रडत होते. तो उसका जो बच्चा था वो कुडकुड मतलब काँप कर वो रो रहा था जोर जोर से. पण आई तिकडे बघत नव्हती. मला मात्र राहवला नाही. मी सुटकेसमधील पुलकित शाळ काढली. 50 रुपयांचे नोट काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळात आणि मग मासे मारत बेस. या घटनेची ऊब पुलकित शालींच्या उभेपेक्षा
अधिक होती। तो यहाँ पे क्या बताया दोस्तों कि उनको रहा नहीं गया कि वो बच्चा जो है वो ठंड के मारे रो रहा है और उसकी माँ जो है वो मच्छी पकड़ने में बिज़ी है। वो बेचारी देख नहीं रही थी क्योंकि वो मच्छी पकड़ने में अपना पेट पालने के लिए वो बेचारी मच्छी पकड़ रही थी और वो सोच रही थी कि मतलब मैं बच्चे को थोड़े वक्त के अंदर मैं गोद में ले लूँगी, संभाल लूँगी, वो जो रो रहा है उसको चुप बैठा दूँगी। बट वो देर तक के मच्छी पकड़ रही थी और उसका बच्चा बहुत रो रहा था। तो हमारे जो लेखक है राघव जादव, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने फाइनली क्या किया, जो उनको शॉल मिली थी पुलकित देश पांडे की वाइफ ने दिया था उनको, तो वो उन्होंने सुटकेस से फटाक से निकाली और जो भी पैसे 5 50 मतलब 5 50 की नोट निकाली और उन्होंने उस औरत को हाक मार ली। मतलब बाई जो है वो उनको आवाज़ लगाई, हाक मार ली मतलब आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगा के उसको बाई को बुलाया और उसको वो शॉल दिया और उन्होंने बोला कि इस बच्चे को इस शॉल के अंदर गुंडाड़ ले, मतलब बांध ले, और उसके बाद में मच्छी पकड़ते बैठ, ऐसा करके बोला और उन्होंने वो पैसे भी दे दिए। तो उनको ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई यहाँ पे कि जो उनकी लाइफ में उनके लिए जो प्राउड मोमेंट था, जो पुलकित शॉल मिली थी, तो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट उनको कब लगा, जब वो शॉल को उन्होंने यूज़ किया एक छोटे से बच्चे के लिए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये जो शॉल है उसका इम्पोर्टेंस बताया गया कि शालीनता के लिए ही नहीं, आदर और बड़प्पन के लिए ही नहीं, अगर शॉल जो है एक छोटा सा जो बच्चा है उसकी अगर ठंडी को दूर करता है, उसे अगर गर्मी देता है, उसको बीमार होने से बचाता है, तो उस चीज़ का नज़रिया यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो आगे देखते हैं अभी हम लोग। कविवर्य नारायण सुर्वे, अभी ये सेकंड इंसिडेंट है, यहाँ तक के फर्स्ट इंसिडेंट था, अभी ये यहाँ से सेकंड इंसिडेंट स्टार्ट हो रहा है। ओके, कवि नारायण सुर्वे खूप सभा सम्मेलन गाजवत। समझ में आया? तो कवि नारायण सुर्वे जो जी है ये एक बहुत ही मशहूर कवि है, और इस स्टैंडर्ड में आपको इसके इनके पोएम भी है। कवि नारायण सुर्वे जी की बहुत ही फेमस पोएट है उस वक्त के ये। कवि जो नारायण सुर्वे है उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी है और वो बहुत लोगों ने उनको पसंद भी किया। और इस स्टैंडर्ड में भी आपको दोन दिवस नाम की पोएम है जिसको नारायण सुर्वे जी ने लिखा है। तो नारायण सुर्वे जी के बहुत सारे इवेंट होते थे उस वक्त, उस ज़माने में, और बहुत हाउसफुल रहता था उनका शो। उस वक्त इतना ज़्यादा थिएटर वगैरह रहता नहीं था, तो यही सारी चीज़ों से लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। ओके, तो ऐसा कुछ बताया गया है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं अभी हम लोग। पुणे ते साहित्य संमेलन अध्यक्ष झाले, परिणामात त्यांचा कार्यक्रम अहोरात्र भरतीच असे। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। तो कवि जो नारायण सुर्वे थे उनके बहुत सारे इवेंट चलते थे, बहुत सारे पोएम्स जो है वो मार्केट में आती थी। तो उस वक्त उनकी जो सभा होती थी, उस उनकी सभा सम्मेलन जो होती थी वो बहुत हाउसफुल रहती थी। ओके, तो उनको बहुत सारे नारियल मिलते थे, श्रीफल मतलब नारियल। ओके, और बहुत सारी शॉल वगैरह मिलती थी, उनको बहुत सम्मान किया जाता था। तो उन्होंने ये उनका शॉल वगैरह और नारियल वगैरह लेना जो है लगा रहता था, तो वो बहुत फेमस थे उस वक्त। तो उन्होंने अचानक से हमारे जो राइटर हैं उनसे वो बोलने लगे कि ऐसा ये जो शॉल वगैरह जो है और ये श्रीफल नारियल वगैरह जो है ये लेते लेते एक बार मैं शालीन बन जाऊंगा। शालीन मतलब एकदम काइंड पर्सन, एकदम बड़प्पन वाला आदमी और एकदम रिस्पेक्टफुल आदमी, वैसा मैं बन जाऊंगा। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो ये उनको थोड़ा सा टॉन्ट टाइप लगा कि इनको, हमारे राइटर को, राइट, क्योंकि वो उनके कंपेटिटर थे उस वक्त। ओके, तो और ये जो हमारे कवि नारायण सुर्वे हैं उनके अहोरात्र भरती छोटी मतलब डे नाइट उनके शोज चलते थे और वो बहुत हाउसफुल रहते थे। ओके, सो आगे देखते हैं।
त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक का मतलब ही होता है टॉन्ट और नेगेटिविटी टाइप में ऐसा उनको लगा. माझ्या नव्हे तर कोणत्याच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. और उनकी जगह कोई और भी राइटर होता तो उनको ऐसा लगता था कि वो टॉन्ट मार रहे हैं. शॉल व शालिनीताचा यांचा संबंध काय. खरे तर खरी शालीनता विनाचा शोभते. सुर्वे मूर्ताच शालीनच्या वर्षावखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधीही क्षीणही झाली नाही. तो हमारे जो राइटर है वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो शॉल है वो कितनी भी मिले, हमें कितना भी मतलब मिले या फिर ना मिले, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें शालीनता मिल रही है, हमें कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ही हमें अच्छे काम करना चाहिए. हमारे राइटर बता रहे हैं कि अगर हमें कुछ शॉल नहीं मिले या फिर हमें कोई क्रेडिट्स नहीं मिले और कोई उस हमारे काम को, अच्छे काम को सराहे नहीं, तो भी हमें अच्छा काम करते ही जाना है. ओके, तो उससे कभी भी शालीनता जो है वो कभी भी घूमेगी नहीं. अगर इन केस अगर आपको कोई आपके अच्छे काम को बढ़ावा नहीं देता है, जैसे कि आप कोई एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं. जैसे कि आप कोई रास्ते से एक पत्थर उठा के रख दो, या फिर कोई कूड़ा कचरा जो है मतलब एकदम बीच रास्ते पे फेंका है उसको आप पैर से साइड में कर दो, या फिर कोई जो झाड़ है टूट के गिरा हुआ है उसको वापस से प्लांट कर दो. तो इस चीज़ से भले ही आपको कोई आदर ना मिले, तो बट ये काम करते करते आप उसको छोड़ मत दो कि यार मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो ये करके क्या फ़ायदा. तो ये इससे क्या होगा, आपको क्रेडिट्स मिल रहा है तो ही आप काम कर रहे हो, राइट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये चीज़ बताई गई है कि इससे कभी भी शालीनता जो है वो जाती नहीं है, कि मतलब आप काम करते रहो उसके क्रेडिट नहीं मिल रहे तो उसकी शालीनता चलेगी, ऐसा नहीं होता है. ओके, तो आगे देखते हैं. मी कविवर्याने म्हटलो, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शॉल लगेच नेऊन देईन. यावर तो शालीन कवी मनापासून हंसला. तो हमारे जो राइटर है उन्होंने एक बात बोली ऐसी कि मतलब अगर मुझे शालीनता, अगर मैं शॉल जो है वो लेके अगर मैं किसी को देता हूँ और किसी में बड़प्पन आता है, कोई अच्छा इंसान बनता है, तो मैं हर एक को शॉल बांटूंगा. जैसे कि कोई गुंडा विंडा है और उसको शॉल दिया तो वो अच्छा इंसान बन जाएगा. शॉल पिनाया उसको मैंने और वो अच्छा इंसान बन गया, वो कुछ गुंडागिरी करेगा नहीं. या फिर कोई खूनी है उसको मैंने शॉल पिनाया तो वो अच्छा इंसान बन जाएगा. तो ऐसे इंसान के लिए मैं बाजारी बन जाऊंगा और भीख भी मांगने लगूंगा, मगर सैकड़ों शॉल जो है वो खरीद कर लोगों को पिनाऊंगा. तो ये सुनते ही सुरवे जी जो है वो हंसने लग गए. तो ये भी एक शॉल का उन्होंने एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया है, कि एक थोड़ा सा फ़नी एक्सपीरियंस. ओके, तो अभी आगे देखो क्या दिया हुआ है. शॉलीमुळे शालीनता येतकी जात प्रश्नांचे उत्तर जाते असे हे आहे. सम्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका मोठा आहे. ओके, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मतलब शॉल देने से, शॉल बांटने से कि शालीनता आएगी क्या जाएगी, रिस्पेक्ट जो होती है वो आएगी क्या जाएगी लोगों के अंदर. अभी मैंने तुमको शॉल पहनाया और तुम और बदमाश हो जाओगे तो इससे क्या हो गया, शॉल पहनाने के बाद में भी शालीनता चले गई. तो यहाँ पे यही क्वेश्चन वो कर रहे हैं और इसके अंदर उनका भी आंसर ये है कि नो, किसी के अंदर शॉल पहनाने से किसी के अंदर शालीनता जो है वो आएगी नहीं कभी. ओके, जो पोलाइट और प्राउडी जो है ये सब लोगों के अंदर आएगा नहीं. क्या मतलब चल बाबा अपने को प्राउड फील करना है, अभी चलो और काम करना है, ठीक है. तो ये चीज़ नहीं आएगी लोगों के अंदर अगर तुम
कोई धोखेबाज ऐसे इंसान को अगर तुम शॉल पहनाते तो। ओके, आगे देखते हैं। मी 2014 2004 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाच्या बिनविरोध अध्यक्ष झालो. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीनचा वर्षाव झाला. तो 2004 में हमारे जो राइटर है वो एक सम्मेलन के बिना कोई लड़े बिना कोई विरोध किए वो उनको अध्यक्ष बनाया गया और उस वक्त उनको बहुत सारी शॉल मिली. ओके, वर्षाव झाला मतलब शाल की जो है बारिश हो गई, बहुत सारी शाल मिली. एवढ्या शाली जमत गेला की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते. मग मी सगळ्या शालींचे गोठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवलं व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्व अधिकार दिले. ओके, तो जब वो अध्यक्ष बने तो उनको इतनी सारी शॉल मिली कि उनका जो 8x7 का जो छोटी सी घर था उसके अंदर भी वो पूरी रहने नहीं आई. अभी शॉल अगर घर के अंदर रखेंगे तो सोना बाहर पड़ेगा. तो उन्होंने क्या किया, वो सारी शॉल जो है वो एक लपटा उसका गोटाड़ा बनाया, एक बड़ा सा पोटला होता है वैसा बनाया और उन्होंने एक दोस्त को दे दिया और उसको बेचने का या फिर जो करना है तू कर ऐसा उनको अधिकार दिया. बेचारा और निकटवर्ती मतलब उनका नेबर जो फ्रेंड था, उनका जो बेस्ट फ्रेंड, उनको उन्होंने दिया. ओके, बेचारा आती प्रामाणिक का मतलब होता है ईमानदार. त्याचीही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. तो उसने संभाला और कुछ वक्त के बाद में उन्होंने गरीब जो श्रमिक हैं उनको उन्होंने दे दिया. देखो आगे लिखा है, हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना मतलब लेबर, जो वर्कर होते हैं ना, जो खून पसीना बहा के बेचारे काम करते हैं मट्टी में, तो उनको उन्होंने सारी जो शॉल थी हमारे लेखक ने दी थी तो उनके फ्रेंड ने भी उन लोगों को दे दिया. ओके, तो ये सेकेंड इंसिडेंट था. अभी एक ये लास्ट इंसिडेंट और उसके बाद में चैप्टर ख़त्म. अभी यहाँ पे देखो थर्ड जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं हम लोग. ओके, याच सुमारास मी शनिवार पेठातील अंकेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे. एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षकरी कट्ट्यातला लागून चिरगुटे टाकून व पाघरून कुडकुडत बसण्याच्या मी पाहिले. तो यहाँ पे क्या बताया है कि हमारे जो राइटर है वो पुणे में जो शनिवार पेठ, ये यहाँ पे पूना नहीं लिखा है बट ये जो शनिवार पेठ और जो ओंकेश्वर मंदिर है वो पुणे में ही है. तो जब वो पुणे में शाम के वक्त संध्याकाळी जात असते तो शाम के वक्त हर शाम को वो ओंकेश्वर मंदिर जाते थे. तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, जो कट्टा जो है, एक जो बैठने की जो जगह होती है वहाँ पे एक म्हातारा है, एक जो बूढ़ा जो बेचारा इंसान है वो ठंड के मारे काँप रहा है बहुत. कुडकुडत बसल्या मी पाहिले. कुडकुडत मतलब बहुत ज़्यादा काँपना. और वो चिरगुटे टाकून मतलब एक जो चिंदी के जैसे कपड़े होते हैं ना, हर जगह से फटे फटे वैसे कपड़े वो बेचारा पहन के बैठा है. ओके, तो अभी आगे देखो क्या दिया है. दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकेश्वर कट्ट्यावर आलो आणि तो म्हातारा होताच त्याला 2ही शाली दिली. त्याने थरथरच हातांनी मला नमस्कार केला. तो दूसरे दिन हमारे जो राइटर हैं उन्होंने क्या किया, फटाक से 2 शॉल जो है वो लेके आई और वो बेचारा बूढ़ा वहीं था और उस बूढ़े को 2 शॉल जो है वो दे दिया. तो उन्होंने ऐसे शॉल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए. ओके, तो वो शॉल देने के बाद में वो जो बेचारा बूढ़ा था उसने वो नमस्कार किया. ओके, जैसे कोई जो भिखारी है उसको अपन कुछ देते तो वो कैसा हम लोग को करता है वैसा वो बेचारे बूढ़े ने अपने दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार किया. पुढे 4-5 दिवस मला काहीच काम
मुळे संध्याकाळी ओंकेश्वर जाण्याच्या उसंत लाभली नाही. त्यानंतर मी नेहमी प्रेमाने ये जा करत राहिला. मग एकदम त्या भिक्षुकरी वृद्धदाची आठवण आली. तो नेहमी ठिकाणं नव्हता. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावर चालू लागलो. ओके, तो कुछ वक्त तक के ऐसा हुआ कि हमारे जो राइटर है उनको कोई रीज़न के वजह से जाने का हुआ नहीं. मतलब वो हमारे जो राइटर है वो बिज़ी थे और वो 4-5 दिन तक के मंदिर नहीं गए. और फिर उसके बाद में जब टाइम उनको मिला तो जैसा वो रेगुलर मंदिर जाते थे तो वो उस वक्त मंदिर गए, मगर वो मंदिर के पास वो जो बेचारा जो म्हातारा था, जो बूढ़ा था, वो मिला नहीं उनको. तो वो पुल के साइड में वो चलने लग गए कि मतलब वो बाबा बूढ़ा कैसा है, ज़रा हालचाल ले लूँ देख लूँ करके. तो वो वहाँ पे निकल पड़े. तो अभी आगे क्या हुआ वो देखते हैं. ओके, तो पुल के आसपास में उन्होंने चक्कर लगाई और वो म्हातारा के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो चल पड़े पुल की ओर. पुलांच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी बगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तो काय, तीच चिरगुट अंगाखाली व अंगावर तेच कुडकुडणे, तेच दीनवाणे जिने. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले. त्याने नाकारती मान हलवली. ओके, तो अभी फाइनली उनको जो बेचारा बूढ़ा था, जो म्हातारा था, वो मिल गया पुल के पास. जब वो चलने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि जो बूढ़ा है वो वापस से वही चिंदी वाले फटे फटे कपड़े के अंदर और वैसे ही काँप रहा है. तो उन्होंने पूछा कि बाबा तुमने मुझे पहचाना क्या, ओळखला मतलब मुझे पहचाना क्या. तो वैसे ही उसने मुंडी हिलाते हिलाते नो बोला कि मैंने नहीं पहचाना. मग मीच म्हटलो, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवतो. तो उन्होंने बताया कि मैंने तुमको शॉल दी थी कुछ हफ्ते पहले, 5-6 दिन पहले मैंने तुमको शॉल दी थी, तो तुमने मुझे पहचाना क्या. ओके, तो ऐसा उन्होंने पूछा. तो अभी देखो वो क्या बोलता है. पण बाबा यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तू लई मोठा मायाशानी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील. तो बेचारा जो बूढ़ा है वो बोला कि हाँ हाँ मैं पहचान गया कि जो तुमने जो शॉल दी थी, तू बहुत ही बड़ा इंसान है, तू बहुत ही नेक इंसान है जो तूने इस भिखारी को जो है शॉल दी. बट ये शॉल जो है वो मुझे शोभा देगी क्या, मैं ऐसा भिखारी इंसान और मैं शॉल पहन के बैठूँगा. तो ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया वो जो बूढ़ा इंसान था. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. तो ये जो शालीनता है, जो आदर है, जो बड़प्पन है, उसके सामने जो पेट की भूख है वो कहीं ज़्यादा है. मी शाली ऐकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं. बाबा आमचा हे असल विकट जीन, तुझ्या लई उपकार हायेत बाबा. ओके, तो मतलब वो बूढ़ा बेचारा क्या बोल रहा है कि ये जो तुमने जो शॉल दी थी 2, उसको मैंने बेच दिया और बेचने के बाद में मैंने 2-3 दिन तक के लगातार अच्छे से पेट भरकर खाना खाया. तो तेरा मेरे पर बहुत बड़ा उपकार है, तूने मेरे पे बहुत एहसान किया, मैं नहीं भूलूंगा, ऐसा बोल रहा है वो. शालिनीच्या शोभा आणि ऊब व पोट्याची आग आणि अन्नाची ऊब. तो मतलब शाल जो है उसको कितने सारे अलग अलग चीज़ें बताया है कि सबसे पहले वो जो बेचारा छोटा सा बच्चा था उसको शॉल की गर्मी की ज़रूरत थी, और फिर उसके बाद में पेट की आग है ना, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए शॉल काम आई. और अन्नाची ऊब, जो पेट के अंदर जो खाना जाएगा तो उसकी गर्मी का अंदाज़ा लगा. ओके, भूकलेलेस अन्न द्यावे, तहानलेले पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभंगाने सन्मानाच्या शाली तरी द्यावेत.
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारे राइटर, कि बोल रहे हैं कि अगर कोई भूखा है तो उसको खाना दो और कोई प्यासा है तो उसको पानी दो। अगर ये दोनों चीज़ नहीं कर सकते हो तो कम से कम आपके पास शॉल जो होगी वो उनको गिफ्ट कर दो, ताकि वो उसको बेच बाच कर वो अपना पेट पाल सके, ऐसा कुछ। तो शॉल ही नहीं, मेरे हिसाब से तो जो कुछ आपके पास होता है तो उस चीज़ से आप, कोई एनजीओ है, कोई ओल्ड एज होम है तो वैसी जगह जाओ, या फिर कोई आश्रम है जहाँ पे अनाथ बच्चे हैं, या फिर आपके इधर कोई स्लम एरिया है तो वहाँ पे आप जाइए और वो सारी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जो आप यूज़ नहीं करते हो। जो यूज़ करते हो वो चीज़ रखिए, बट जो चीज़ यूज़ नहीं है, सालों से ऐसी पड़ी है, चाहे वो कोई सी भी छोटी मोटी चीज़ हो, तो उस चीज़ को डोनेट कर दो, तो उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आई होप सो आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी कि आप ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करो, डोनेट करो, तो इससे आपको ही बहुत खुशी मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मेरे हिसाब से बहुत लोग अभी भी डोनेट करते ही है। तो ये जो चैप्टर है वो छात्र प्रबोधन, जो दीपावली विशेषक जो 2012 में निकला था, उस वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिए। अगर कहीं पे कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को कीजिए। अगर नहीं भी डाउट्स है तो आप एटलीस्ट थैंक यू मैसेज कीजिए, या फिर आई अंडरस्टैंड ऐसा करके भी मैसेज लिखते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो वो आपको समझ में आया है। और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और ये जो चैप्टर का लिंक है वो अपने व्हाट्सएप स्टोरी या फिर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ में आए और वो अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से दे पाए। तो स्पेशली में हमारा मोटो ये है कि हम जो है सभी को अच्छे से अच्छा यहाँ पे एजुकेट करें, जिनको भी कोई डाउट्स आती है वो डाउट्स क्लियर कर सके, और उनको और भी अच्छे तरीके से सिखाने के अलग अलग तरीके जो है वो हम अपनाएं, ताकि जो हमारे क्विक लर्नर है उनको भी अच्छे से समझ में आए, और जो हमारे स्लो लर्नर है उनको भी अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। गुड बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।